Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am Feroz Shah and we are going to discuss the QCA test 12 October 2020 ऑनलाइन डिस्कशन. तो पेपर में जो पहला क्वेश्चन है वो है कि इन रिवर्स बाइस द करंट थ्रू पी एन जंक्शन इज. क्वेश्चन नंबर 1 इन द टेस्ट कहते हैं कि अगर फ़र्ज़ करो रिवर्स बाइस हो, एक पी एन जंक्शन रिवर्स बाइस हो, तो आप ये बताइएगा कि उसमें जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी. सिंपल बात ये है कि पी एन जंक्शन से दो तरह के करंट पास होते हैं, एक मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से और एक माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से. फॉरवर्ड बाइस में मेजॉरिटी कैरियर्स करंट पास करते हैं, इसलिए करंट मैक्सिमम होता है, जबकि रिवर्स बाइस में माइनॉरिटी कैरियर्स चार्ज पास करते हैं, तो इसलिए करंट पास तो होता है यानी ज़ीरो नहीं होता. माइनॉरिटी कैरियर चार्ज या माइनॉरिटी कैरियर्स करंट पास करते हैं, ज़ीरो नहीं होता, लेकिन माइनॉरिटी मीन बहुत कम. सो दैट्स वाई द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी. ऑप्शन बी, दैट इज़ the current through it will be nearly equal to 0. And the basic reason of the question is that in reverse bias there is current because of minority carriers. There is current, so it is not 0. And it is because of minority carriers. Minority mean it is minimum, so it means tends to 0, not 0. Second question in the test ये है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन से सेमीकंडक्टर्स होते हैं. इंट्रिंसिक होते हैं. इंट्रिंसिक वो होते हैं जो ना पी टाइप हो ना एन टाइप हो, उसमें डोपिंग नहीं होती. पी टाइप वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो हमें मिलते हैं बाय द एडिशन ऑफ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी. तो ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को डोप करने से पी टाइप बनते हैं, लिहाजा पी टाइप मटेरियल्स आर एक्चुअली डोप्ड सेमीकंडक्टर्स. ये डोप्ड है जनाब. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है a combination of P and N type substance give rise to P-N junction. Simple. The third question is that if we have a P type material and we combine an N type material with it, so जो बनता है वो क्या है. तो एक तरफ P है एक तरफ N है और common region को junction बोलते हैं. The common region among them is called junction. So it means the correct answer is Pn with a junction. Pn भी है, P और N तो आपने combine किए हैं, along with a junction भी है, लिहाजा the correct answer is option C. Question number 4 in the test. टेस्ट में जो question number 4 है, potential barrier in diode helps in moving what. याद रखें, सिंपल बात कर रहा हूँ आपके लिए. डायोड में बड़ा लॉजिकल फैक्ट है, वो ये है कि जो चीज़ एक मेजॉरिटी है और एक माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी कैरियर्स एंड माइनॉरिटी कैरियर्स, ये बात याद रखें, जो चीज़ मेजॉरिटी को सपोर्ट करता है वो चीज़ माइनॉरिटी को अपोज करता है. जो भी चीज़ पोटेंशियल बैरियर का हो, अप्लाइड पोटेंशियल का हो, बाइसिंग का हो, जो भी हो, बाइसिंग, अप्लाइड पोटेंशियल, पोटेंशियल बैरियर, समथिंग एल्स, टेम्परेचर, रेडिएशंस, जो कुछ भी हो, जो भी चीज़ मेजॉरिटी को सपोर्ट करे वो माइनॉरिटी को अपोज करता है, और जो मेजॉरिटी को अपोज करता है सो वो चीज़ हमेशा वो चीज़ उस वक्त माइनॉरिटी को सपोर्ट करता है. अब गौर कीजिएगा, इनका क्वेश्चन है कि पोटेंशियल बैरियर किस करंट की हेल्प करता है. पोटेंशियल बैरियर हमेशा याद रखें, पोटेंशियल बैरियर मेजॉरिटी को अपोज करता है. पोटेंशियल बैरियर वो फैक्ट है जो कि मेजॉरिटी को अपोज करता है, लिहाजा पोटेंशियल बैरियर माइनॉरिटी को सपोर्ट करेगा. इफ़ पोटेंशियल बैरियर अपोज मेजॉरिटी सो इट विल डेफिनेटली सपोर्ट माइनॉरिटी. इसका मतलब है कि वो करंट टीक होगा या वो करंट पास होगा जो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से हो. अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं. पहला ऑप्शन है होल्स फ्रॉम पी टाइप. तो पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी हैं, ये ऑप्शन गलत है. इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप, तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी हैं, ये गलत है. हमें तो माइनॉरिटी चाहिए, बिकॉज पोटेंशियल बैरियर माइनॉरिटी को सपोर्ट करता है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन आर मेजॉरिटी गलत, होल्स फ्रॉम पी फ्रॉम मेजॉरिटी गलत. स्टॉप इन द म्यूचुअल मूवमेंट ऑफ बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स,
ये बात क्यों गलत है? क्योंकि दोनों को अपोज या दोनों को सपोर्ट नहीं हो सकता। जहाँ इलेक्ट्रॉन को अपोजिशन मिलती है वहाँ होल्स को सपोर्ट मिलता है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन्स को सपोर्ट मिलता है होल्स को अपोजिशन मिलती है। तो पोटेंशियल बैरियर एक जगह में अगर होल्स को सपोर्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन को अपोज करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन को अपोज करता है तो होल्स को सपोर्ट करेगा। तो ऑप्शन सी तो वैसे भी गलत है। इट मीन द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज नॉन ऑफ दीज। ऑप्शन डी करेक्ट है। अगर आप में से कोई चाहे कि सर इसमें करेक्ट आंसर होता तो क्या होता, तो याद रखिए पोटेंशियल बैरियर कॉज, द आंसर इज पोटेंशियल बैरियर causes current of electrons from p-type and holes from n-type। इनमें से कोई भी ऑप्शन होता, अगर उन्होंने लिखा होता होल्स फ्रॉम एन टाइप ठीक था, अगर उन्होंने लिखा होता इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पी टाइप ठीक था, ये नहीं है तो नन ऑफ दीज, ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 इन द टेस्ट। व्हेन पी टाइप ऑफ ए पीएन जंक्शन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड एन टाइप इज कनेक्टेड टू नेगेटिव, बाइसिंग कौन सा है? रिवर्स बाइस, सब जानते हैं। ऑप्शन इसमें सी ठीक है, दैट इज रिवर्स बाइस्ड। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन गिव्स द मोमेंटम ऑफ फोटॉन। इसमें से फोटॉन का मोमेंटम कौन सा है? तो जनाब आप जानते हैं कि फॉर फोटॉन वी ऑल कैन राइट दैट एनर्जी इज इक्वल टू HF। एग्री? एनर्जी की जगह हम लिख सकते हैं mc², h और फ्रीक्वेंसी की जगह c और लैम्डा। एनर्जी की जगह हम लिख सकते हैं, बस f ही सही है, फिलहाल f ले लेते हैं। एनर्जी की जगह हम HF ले लेते हैं, E/c m0c mc² n0। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन गिव्स द मोमेंटम ऑफ फोटॉन। सो जनाब इसको इस तरह लिख लेते हैं कि E इज इक्वल टू HF पुट करें, ऐसा पुट करें, E इज इक्वल टू mc², E इज इक्वल टू mc²। मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, E की जगह E, M, C और C लिख सकते हैं। E की जगह E लिख लेते हैं, MC रिप्रेजेंट्स मोमेंटम, तो E इज इक्वल टू PC, ये सिंपल है। E डिवाइड बाई C विल बी इक्वल टू P, लिहाजा द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ठीक है, ये इसका प्रूफ है, द मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू E/c। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। लेट अस ट्राई क्वेश्चन नंबर 7। कॉम्पटन्स वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो ये आपने याद रखना है, वेवलेंथ कॉम्पटन इज इक्वल टू h डिवाइड बाई m0c। इट इज m0c। जो इक्वेशन है वो है लैम्डा माइनस लैम्डा, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाई m0c 1 माइनस cos ऑफ थीटा। इन दिस इक्वेशन दिस फैक्टर इज कॉल्ड कॉम्पटन्स वेवलेंथ। इस फैक्टर को बोलते हैं कॉम्पटन्स वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन द टेस्ट क्वेश्चन 8 says pair production can take place only when energy of photon is at least। तो जनाब सिंपल बात है, पेयर प्रोडक्शन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन पैदा होता है, एक पॉजिट्रॉन पैदा होता है, और अगर E इज इक्वल टू mc² से आप चेक करें तो इलेक्ट्रॉन डिमांड 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Similarly, positron demands 0.51 mega electron volt. So at least the total energy required is 0.51 plus 0.51, 1.02 mega electron volt. And the correct answer of the question is option C. Option C ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 में। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इन द टेस्ट। 9 नंबर क्वेश्चन है कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्टॉपिंग पोटेंशियल देयर शुड बी इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। याद रखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल लिंक दे रहा हूं आपको,
is directly proportional to kinetic energy, but kinetic energy is directly proportional to frequency. This implies that stopping potential is directly proportional to frequency. मैंने आपको लिंक बता दिया। इसका डिटेल कुछ इस तरह से है कि अगर आने वाले फोटॉन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो इससे इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और अगर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो उसको रोकने के लिए पोटेंशियल यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा लगेगा। इट मीन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, उधर स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा। इफ़ फ्रीक्वेंसी कम, काइनेटिक एनर्जी कम, स्टॉपिंग पोटेंशियल कम, सो ये दरमियान वाला रिलेशन हटा दें। इट मीन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम, स्टॉपिंग पोटेंशियल कम। सो द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी सही है। 9 नंबर में आंसर सी ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सेज फुल वेव रेक्टिफिकेशन डिमांड्स एटलीस्ट 2 डायोड्स। फुल वेव रेक्टिफिकेशन ऑलवेज डिमांड्स एटलीस्ट 2 डायोड्स। ये 2 डायोड से होते हैं। सिंगल डायोड से हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होता है। सिंगल डायोड इज यूज्ड फॉर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। 2 or 4 diodes are used for full wave rectification, लेकिन इन्होंने कम से कम मांगे हैं तो 2 से कम से फुल नहीं होता। द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। 11 नंबर, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल। तो फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए कौन सा ठीक होगा? आपको हिंट दे सकता हूँ। वेवलेंथ ऑफ, सुनिएगा, वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ पार्टिकल। De Broglie wavelength is inversely proportional to mass of particle, mass under root, sorry. De Broglie wavelength is inversely proportional to under root of mass of particle. इसका एक कंडीशन भी है, ये तब ट्रू होगा जब पार्टिकल को सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट करो। If we accelerate a particle with same potential at that time, in that condition, in that situation, the de Broglie wavelength is inversely proportional to under root mass. So इन्होंने कहा है कि सेम पोटेंशियल है, लिहाजा जिसका मास ज़्यादा उसका वेवलेंथ कम। चूँकि मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, दिस इम्प्लाइज दैट वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन है, तो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। और ऑप्शन है हमारे पास जो ठीक है वो है लैम्डा ई इज ग्रेटर देन लैम्डा पी, ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ डेल्टा एन बाय डेल्टा टी फॉर रेडियो एक्टिविटी? आप सब जानते हो दैट डेल्टा एन बाय डेल्टा टी शोज द रेट ऑफ डिके, एंड अकॉर्डिंग टू डिके लॉ दिस इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन नॉट। सो इट मीन डेल्टा एन बाय डेल्टा टी का कंप्लीट मैथमेटिकल फॉर्म या राइट साइड पे जो वैल्यू है वो माइनस लैम्डा एन नॉट है, वेयर एन नॉट रिप्रेजेंट्स इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड लैम्डा इज डीके कांस्टेंट। द करेक्ट आंसर इन दिस सेशन इज 7, सॉरी सी। क्वेश्चन नंबर 13, द करेक्ट आंसर इज सी इन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 question says that the half life of a sample is 2 hours. Okay, what % of it will be there after 6 hours? तो आपको जो टाइम दिया है वो है 6 hours. 6 hours can be written like this: 2 hour plus 2 hour plus 2 hour. ये एक हाफ लाइफ, ये दूसरी हाफ लाइफ, ये तीसरी हाफ लाइफ। इसका मतलब है कि ये हमसे वो परसेंटेज मांग रहे हैं जो 3 हाफ लाइफ्स के बाद रहेगा। तो आप 3 हाफ लाइफ तक जाएं। 100% will be 50% after first half life. 50% will become 25% after second half life, and 25% will become 12.5% after third half life. So the percentage remaining after 3 half lives is 12.5%, and hence option D is correct option. Question number 14. Question number 14 क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन है कि गेमा रेज आर इमिटेड बाय व्हाट? गेमा रेज रेडिएक्टिविटी में इमिट होते हैं और रेडिएक्टिविटी का प्रोसेस न्यूक्लियाई से होता है।
और स्टेबल चीज़ें कभी डिके नहीं करती, स्टेबल चीज़ें कभी रेडिएशन इमिट नहीं करती। तो एटम्स वाले ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, बिकॉज रेडिएक्टिविटी इज़ अ न्यूक्लियर प्रोसेस। तो अनस्टेबल एटम गलत है, स्टेबल एटम गलत है। अनस्टेबल न्यूक्लियाई ही ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियाई का प्रोसेस है, और अनस्टेबल का है। ऑप्शन बी ठीक है। ऑप्शन बी, gamma radiations are emitted from unstable nuclei. Question number 15. 15 नंबर क्वेश्चन है, विच कम्बिनेशन ऑफ क्वार्क्स रिप्रेजेंट अ प्रोटॉन। आप सब जानते हैं कि प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क हैं और 1 डाउन क्वार्क है। इट मीन ऑप्शन ए ठीक है, दैट इज 2 अप एंड 1 डाउन। इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 16. In uranium-235 fission, the number of neutron emitted is always 3. आप जानते हैं यूरेनियम में अगर आप न्यूट्रॉन हिट करें तो आपको क्रिप्टॉन मिलेगा, बेरियम मिलेगा, और इसके साथ आपको 3 न्यूट्रॉन्स मिल जाते हैं। सो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वी गेट इन फिजन ऑफ uranium-235 is always 3. It means the correct answer is option D. Question number 17. A photon has energy E is equal to hf and momentum p is equal to h by p. In terms of E and p, the speed of photon is. E और p से speed of photon क्या होगा? तो देखिए जनाब, E जो है आपको दिया गया है hf के, और फर्दर मोर मोमेंटम जो है वो h by p है। आप जानते हैं मोमेंटम h by इन्होंने ये वैल्यू ना यूज़ करे, डायरेक्ट करते हैं, p की जगह p लिखा है, डबल पी लिखा है। स्टेटमेंट है कि एक फोटॉन है, उसकी एनर्जी इज इक्वल टू एचएफ है, उसका मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ ई एंड पी क्या होगा? इसका इन टर्म्स इन मोमेंटम दिस वन द स्पीड बताएं। स्पीड का कोई ऐसा इक्वेशन बताना है जिसमें एनर्जी भी हो और उसमें मोमेंटम भी हो। वी हैव टू राइट एन इक्वेशन फॉर स्पीड ऑफ फोटॉन। द क्वेश्चन एम इज दैट वी हैव टू गिव an answer of speed of light in which the equation composed of energy as well as momentum of photon. स्पीड का वो फार्मूला बताओ जो एनर्जी और मोमेंटम के फॉर्म में हो। हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू एच एफ, लिख सकते हैं। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू एच की जगह H और इसकी जगह एच सी बाई लेमडा आता है। अगर हम लेमडा ना लिखें तो इसको इंटरटेन करते हैं h बाई पी। हाँ ठीक है, हम इसको c बाई लेमडा लिख सकते हैं। यस, तो एनर्जी इज इक्वल टू h बाई लेमडा c, लेकिन आप जानते हैं कि h बाई लेमडा इज मोमेंटम ऑफ फोटॉन। इक्वेशन में स्टेटमेंट में गलती है, मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज h डिवाइड बाई लेमडा। h बाई लेमडा मोमेंटम है, तो h बाई लेमडा p से रिप्लेस करें। सो एनर्जी इज इक्वल टू पी सी और c इज इक्वल टू e डिवाइड बाई p. Hence, the correct option in the given options is E by P. Speed of photon in terms of E and P is E by P. Question number 17 में option number D ठीक है। Question number 18. We are going to solve question number 18, and that is question number 18 में है कि The mass of photon of wavelength lambda is given by what? फोटॉन का मास चाहिए। अगर एक फोटॉन है और उसका फोटॉन का वेवलेंथ जो है वो लैम्डा है, तो आप बताएं इसका मास क्या होगा? आप जानते हैं कि E इज इक्वल टू एच एफ होता है, एग्री। हम लिख सकते हैं एम सी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच सी डिवाइड बाई लैम्डा। ये एक सी को कैंसिल करता है। मास चाहिए तो m इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई लेमडा सी। इट इज़ द करेक्ट आंसर, h डिवाइड बाई लेमडा सी, एंड दैट इज ऑप्शन बी। 19 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 says that the de Broglie wavelength of an electron moving in nth orbit of Bohr atomic model n Bohr orbit or radius r is given by what? कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला बताएं अगर वो nth ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है और उसका रेडियस r है, nth ऑर्बिट का रेडियस r हो। डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमने लिखना है फॉर nth ऑर्बिट।
ऑप्शंस पे ध्यान देते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिएगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम जानते हैं कि इट इज़ इक्वल टू h डिवाइड बाई एम वी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ है लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी। अब कहीं से एम वी की वैल्यू पुट करें। सो बोर एटॉमिक मॉडल में आप जानते हैं कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच डिवाइड बाई टू पाई, एन एच बाई टू पाई। इसका मतलब है दैट वी कैन रिप्लेस एम वी, आर उस तरफ ले जाएं तो एम वी इज इक्वल टू एन एच डिवाइड बाई टू पाई आर। इसको इधर पुट कीजिएगा। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विल बी h डिवाइड बाई एम वी की जगह एन एच डिवाइड बाई टू पाई आर। ये ऊपर ले जाएं तो h टू पाई आर डिवाइड बाई एन एच, h और h कैंसल। द करेक्ट आंसर इज टू पाई आर डिवाइड बाई एन। टू पाई आर डिवाइड बाई एन इज द करेक्ट आंसर और इसमें है ऑप्शन ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 says what? The maximum kinetic energy of photoelectrons is 4 eV. When 6 eV energy falls on metal surface, the stopping potential will be. आपसे कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मैक्सिमम और टोटल एनर्जी जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बताइए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। यहाँ स्टूडेंट से जो गलती होती है, आप लोग जानते हैं कि एनर्जी जो है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, ये इसकी इक्वल है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टूडेंट अक्सर यहाँ टोटल एनर्जी पुट करते हैं। बट कीप इट इन योर माइंड इन दिस जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, इन दिस जनरल इक्वेशन इफ यू यूज दिस इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट then it is not the total energy but it is the kinetic energy maximum. So हम 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैलकुलेशन में पुट नहीं करेंगे बल्कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पुट करेंगे। Therefore if this energy is maximum kinetic energy, it will replace 4 electron volt. Charge is electron and potential we are going to find it. Potential हमें मालूम करना होगा। तो देखिए E और E कैंसिल हो जाते हैं। This implies that the required potential is 4 volt. The required potential is 4 volt. Question number 21. Question number 21 इसमें आंसर कौन सा ठीक था? 20 में ऑप्शन बी ठीक था। Let us entertain question number 21. The energy obtained from 1 AMU is. 1 AMU से कितनी एनर्जी बनती है? The answer is round about 931 mega electron volt and the correct answer is option C. क्वेश्चन नंबर 22 इंटरटेन करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। फ्रीक्वेंसी एनर्जी को कहते हैं और एनर्जी वोल्टेज देता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी के साथ आएगा, हाई पोटेंशियल से हाई एनर्जी लेगा, उतनी ही बेस्ट क्वालिटी के एक्स रेज यानी हाई फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी के एक्स रेज पैदा होंगे। सो द करेक्ट आंसर इज दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज directly proportional to the accelerating potential. It is directly proportional to the accelerating potential. Hence the correct answer is option B. Question number 23 and 23 question says the ionization energy of hydrogen atom is 13.6 joule. ज़्यादातर स्टूडेंट 13.6 याद रखते हैं लेकिन it is in electron volt not in joule. देखो पहली वैल्यू गलत है बिकॉज ये जाउल में नहीं है। दूसरी वैल्यू गलत है बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं है। तीसरी वैल्यू गलत है बिकॉज ये सेकेंड ऑर्बिट से है। लिहाजा द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट क्योंकि करेक्ट आंसर है आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इज 13.6 नॉट जाउल्स बट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 द रेशियो ऑफ एनर्जीज फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट इज। तो जनाब आपको एनर्जी चाहिए सेकेंड ऑर्बिट की एंड थर्ड ऑर्बिट की, इनका रेशो आप कहो सर इट इज़ ई नॉट डिवाइड बाई 2 स्क्वायर एंड इट इज़ ई नॉट डिवाइड बाई 3 स्क्वायर। द नेट आंसर इज ई नॉट बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 9 ओवर ई नॉट कैंसल। द आंसर इज 9/4 and hence the correct answer of the question 24 is 9 versus 4. Option C is correct. Let us entertain another question.
When electron jumps from first orbit to third orbit of hydrogen atom, the emitted photon will be, ये फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड नहीं, थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट होना चाहिए. When electron jumps from third orbit to first orbit, why? Because electron higher orbit से lower orbit में आता है तब जाकर फोटॉन emit करता है. जब नीचे से ऊपर जाता है तो it absorbs a photon, ऊपर से नीचे आता है तो it emits a photon. इन्होंने इमेजिन की बात की है. सो यूँ कहो कि N3 है और फर्स्ट ऑर्बिट में आया है. क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25. वी आर डीलिंग क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन में है कि इलेक्ट्रॉन ने थर्ड से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप लगाया है, तो बताओ कि कौन सा फोटॉन इमिट होगा. यूँ समझो कि थर्ड और फर्स्ट के दरमियान कौन सा फोटॉन इमिट होता है. फर्स्ट में जो भी जंप लगता है वो लाइमन सीरीज़ में है, और आप जानते हैं लाइमन सीरीज़ अल्ट्रावायलेट में है. लाइमन सीरीज़ कहाँ पर है? अल्ट्रावायलेट रीजन में है. बाल्मर सीरीज़ विजिबल रीजन में है, और इसके बाद जितने भी हैं वो सब इंफ्रारेड रीजन में है. सो फर्स्ट ऑर्बिट में जंप लगा है, तो ये है जनाब, आई थिंक इट्स नॉट फर्स्ट, ऐसा है फिफ्थ से थर्ड. अगर फिफ्थ से थर्ड ऑर्बिट कंसिडर करते हो फिर इंफ्रारेड इसका आंसर है. इफ़ यू कंसिडर दैट इलेक्ट्रॉन जम्प्ड फ्रॉम फिफ्थ टू थर्ड, देन इट विल बी अ पास्टन सीरीज, एंड पास्टन सीरीज लाइज इन infrared region. If you consider it third to first, then it is Lyman series and it lies in ultraviolet. I prefer that it is not first, it is fifth. So it is actually fifth to third orbit. So the mentioned series or the mentioned spectrum series is fifth to third. It's Paston, and Paston lies in infrared region. So option B will be okay. It is B, infrared. But I have to mention the correctness in the statement that if the jump is from fifth to third, if the jump is from fifth to third, then it is Paston series, and Paston series lies in infrared region. Paston series, it lies in infrared region. Therefore, the correct answer will be infrared, option B. Make it correct, please. First orbit to third, not fifth to third orbit. Next, 26 for X-ray production chamber. The correct option is X-ray production chamber में correct option क्या है? Frequency directly proportional to current, no way. Current number of electron create करता है, और number of electron ज़्यादा हो तो intensity of X-ray ज़्यादा होता है, frequency of X-ray ज़्यादा नहीं होता. Frequency mean energy. Energy voltage से मिलती है, current से नहीं मिलती. current से number of electron मिलते हैं. लिहाजा frequency is directly proportional to voltage. थोड़ी देर पहले मैंने discuss किया. For X-ray production chamber, frequency is directly proportional to voltage. Option B is correct. Question number 27, and 27 is best target for X-rays production is tungsten always. The correct answer of the question is tungsten. It is the best target ever used for X-rays production. इसके बेस्ट होने की कई वजूहात हैं. इजी रीजन जो है वो ये है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है. इट कैन जनरेट मैक्सिमम स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरेज. एक्सरेज के ज़्यादा वेराइटीज़ इससे पैदा होते हैं. ये विथस्टैंड करता है अप टू द लास्ट. इसका लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा से काम करता है, ज़्यादा टेम्परेचर पे सस्टेन और मेंटेन रख सकता है, और सबसे बड़ी बात यह है ईजीली अवेलेबल है एज़ कम्पेयर टू द अदर टारगेट्स दे विच आर बेस्ट फॉर दिस पर्पज़. तो इससे ईजिली अवेलेबल भी है. इट्स आल्सो प्लस पॉइंट. लेट अस एंटरटेन नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28. The next question, the value of n for fourth line in Lyman series is. भाई Lyman series की बात हो रही है. Lyman series mean कि टारगेट जो होगा वो तो फर्स्ट ऑर्बिट ही होगा. अब सेकंड से फर्स्ट में आएगा तो फर्स्ट लाइन, ये लाइन नंबर 1. थर्ड से फर्स्ट में आएगा लाइन नंबर 2, और फोर्थ से फर्स्ट में आएगा लाइन नंबर 3. दे आर आस्किंग अबाउट द फोर्थ लाइन. सो फोर्थ लाइन जो होगा वो फिफ्थ से फर्स्ट में फोर्थ होगा. It means the value of n for fourth line is 5. इसका आंसर D होगा. क्वेश्चन नंबर 28 में ऑप्शन नंबर D सही है. क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 29 says that energy of electron and hydrogen atom in first excited state is. First excited means second state. तो first excited it means second orbit. And in second orbit, the energy is E2 minus E0 times of 2 square. It means it is minus
E naught is equal to 13.6, आप जानते हैं electron volt, and it is 4. So the correct answer is minus 13.6 over 4. Hence the correct answer is option D. Option D is the correct answer for the given question. Question number 30. Question number 30 क्या कहता है? Question number 30 says that the hydrogen atom in a sample is in the excited state corresponding to n is equal to 4. कितने लाइन्स इससे बन सकते हैं? तो जनाब जब इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट में हो, लाइन्स बनाओ आप, तो आप कहो सर 4 से 3, 4 से 2, 4 से 1, 3 से 2, 3 से 1, 2 से 1, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. It means the correct answer is how many spectral lines can be obtained when electron in hydrogen atom lies in 4th orbit? 6 lines are possible. It means the correct answer is option A. Question number 31. The smallest wavelength in Lyman series is, देखो जनाब, 1 over lambda Rydberg constant, 1 over p square minus 1 over n square. सिंपल बात कर देता हूँ आपके लिए. जब स्मॉलेस्ट या मिनिमम का जिक्र हो, you have to put n is equal to infinity. Smallest mean the electron must come from infinity, and Lyman mean you have to put p is equal to 1. So put the two values. It is because of smallest and it is because of Lyman. Lyman series के लिए p1 और स्मॉलेस्ट के लिए इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से आना चाहिए. दैट्स वाई वैल्यूज पुट करें. 1 over lambda इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट, 1 over 1 माइनस 1 over इन्फिनिटी, ये 0 हो जाता है, इधर से 1 आ जाता है. इट मीन लैम्डा इज इक्वल टू 1 over r. It is the smallest wavelength of Lyman series. The correct answer in this question is option A as well. 32. The difference in angular momentum associated with the electron in the two successive orbits of hydrogen atom is, भाई पहले ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम होगा 1 times of h divided by 2 pi. सेकेंड ऑर्बिट में सक्सेसिव मीन एक के बाद दूसरा बिलतरतीब, सेकेंड ऑर्बिट में 2 times of h divided by 2 pi होगा. इन दोनों में जो फ़र्क है, तो देखो ये 2 है, ये 1 है, जब इससे ये माइनस करोगे, so the फर्क will be h divided by 2 pi. The difference among the two angular momenta is h divided by 2 pi, and the correct answer is option A. 32 में भी A आता है. 33. Question number 33. 33 question says what? What will be the angular momentum in 4th orbit if L is the angular momentum of electron in the 2nd orbit? मतलब ये है कि आप जानते हैं कि angular momentum is equal to nh divided by 2 pi है. For 2nd orbit, it is L, which is equal to 2h divided by 2 pi. This implies that L can be replaced as 2 and 2 cancel h by pi. So we can replace L by h or pi. अगले में हम h by pi से L लिखा करेंगे. ये कहते हैं कि मोमेंटम इन 4th ऑर्बिट कितना होगा. So according to that equation, L4 is equal to 4 times of h over 2 pi. Put it the values. ये 2 और ये कैंसिल तो 2 बन जाएगा और h by pi. But from here h by pi can be replaced by L. So the correct answer will be 2L. The correct answer will be 2L, and hence option C is correct. Question number 34. Question number 34. Half-life depends upon atomic number, because half-life depends upon nature of element, and nature of element is एक्चुअली एटॉमिक नंबर. 35. इस 34 में जो आंसर आता है ऑप्शन बी है. 35. अ रेडियोएक्टिव सैंपल कंसंट्रेशन इज 25%. द ड्यूरेशन ऑफ डीके, कितने टाइम डीके हुआ. तो भाई 25% तक तो जाओ, 100% से 50% और 50% से 25%. कितने हाफ लाइफ गुजरे हैं? 2. ये 1, ये 2. सो ड्यूरेशन विल बी इक्वल टू 2 times ऑफ हाफ लाइफ.
इट मीन 2 times of half life, ऑप्शन बी। 35 में करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। एंड क्वेश्चन नंबर 36, द वीकेस्ट फोर्स इन यूनिवर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन सी, gravitational force is the weakest force in the universe। 37, question number 37, a nucleus X decay into positive beta, okay, the atomic number after decay will be, आप जानते होंगे negative beta increase atomic number and positive beta decrease atomic number by 1, so the net atomic number after decay will be Z minus 1 and it is option B। Question number 38, the interaction of radiation with matter depends upon, भाई रेडिएशन का मैटर से इंटरेक्ट करना यानी उस पर असर करना किन बातों पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, उसमें पोर्स मास ज़्यादा, साइज़ ज़्यादा, पोर्स बड़े होंगे, डीप नहीं होंगे वगैरह वगैरह, चार्ज स्पार्क पैदा करता है, इट इज़ वन ऑफ द इफेक्ट, स्पीड ज़्यादा होगा तो पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा, इट मीन कि स्पीड से पेनिट्रेशन डिपेंड करता है विच इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरेक्शन, चार्ज से स्पार्क वगैरह डिपेंड करता है विच इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरेक्शन, मास से साइज ऑफ पोर डिपेंड करता है, इफेक्ट करता है उस पर, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन, इट मीन ऑल ऑफ दीज, इंटरेक्शन डिपेंड्स अपॉन ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 38। Question number 39, the decay constant of stable element is always 0. Why? Because decay constant is the ability to decay and stable elements does not decay, do not decay. Therefore उसमें वो ability 0 होती है कि वो decay करें। मैंने शॉर्ट कहा, मैथमेटिकली डिस्कस कर सकते हैं, decay constant is delta n over n naught और साथ में delta t वगैरह, and delta n is 0, so decay constant 0, we are not talking it mathematically, let us entertain it logically। Decay constant mean the ability of element to decay and the ability in stable element to decay is 0, therefore decay constant is 0, option B। Question number 39, option B is correct। The last question, the charge ratio of alpha and beta particle is, alpha में 2 times of 1.6 10 to minus 19 है, दूसरे में 1 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे and hence the charge ratio क्या रहेगा, देखिए अल्फा का जो चार्ज होगा that is 2 times of 1.6 10 to the power minus 19 and the charge of electron 1.6 10 to the power minus 19, ये दोनों कैंसिल, the ratio is 2, okay, option C is correct। 4D में आता है option C। Thank you very much, wish you all the best।